जो पोर्शन था यहाँ हम आ चुके थे और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया है वो कुछ ये था। देखो लास्ट क्लास में इस तरीके से वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो कि दो साइंटिस्टों के नाम पे है, वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए का सबसे पॉपुलर मॉडल वाटसन एंड क्रिक मॉडल। आपने भी कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मॉडल होता है। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि पहली जो ये एक थ्रेड है जो आपको थ्रेड की तरह दिखती है, इसको बोलते हैं प्यूरीन, एक को बोलते हैं प्यूरीन, और एक का नाम होता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। जहां पर प्यूरीन, प्यूरीन का ए पायरिमिडीन के टी के साथ बॉन्डेड होता है और बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड। प्यूरीन का जी पायरिमिडीन के सी के साथ बॉन्डेड होता है और ये बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से ये बॉन्डिंग चलती है वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर। और अगर हम आगे चलें तो अगर मैं इन दोनों थ्रेड को अलग अलग कर दूं, देखो जैसे मैं दोनों थ्रेड को क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। तो एक तो थ्रेड जो है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये है आपका प्यूरीन, ये तो थ्रेड है, ये लिख दिया मैंने प्यूरीन, अलग कर दिया ये थ्रेड। और एक थ्रेड जो मैंने अलग करा है ये है आपका पायरिमिडीन, ये है पायरिमिडीन। अब इस थ्रेड के अंदर भी अगर हम देखें तो ये एडेनिन, थायमीन इस तरीके से बॉन्डेड है, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इस तरीके से चलता रहेगा ये ए जी, ठीक है। यहाँ पर है आपका टी, ये है आपका सी, इस तरीके से, ठीक है। तो हर किसी इंसान का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे मान लो आप में से कोई एक है और आपके डीएनए का पैटर्न जो है वो क्या ये हो सकता है, जैसे मान लो ए टी सी सी जी ए इस तरीके से, और जी जी जी। बताता हूँ मैं एक बार इसको। ये पैटर्न जो है वो आपका, इसका रिकॉम्बिनेंट क्या आएगा, ए का क्या आ जाएगा टी, यहाँ ए का टी, ए का टी का ए, जी का सी का जी। इस तरीके से हर इंसान में अलग अलग पैटर्न होते हैं। दो इंसान के अंदर सेम डीएनए नहीं हो सकता, ठीक है। अभी देखना ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा आपके फादर का और आपका जो डीएनए है दोनों का बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें कुछ पोर्शन उसका अलग होता है, ठीक है। तो दोनों का डीएनए बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, हाँ कुछ सेम होता है जिससे पता लग जाता है ये इसका फादर है और ये इसका सन है, इस तरीके से। तो कोई बता सकता है कितना परसेंट डीएनए जो है वो फादर का और सन का सेम होता है, कितना परसेंट, और कितना परसेंट अलग होता है? रेज योर हैंड या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितना परसेंट डीएनए है जो सेम होता है, कितना परसेंट डीएनए फादर का और सन का वो सेम होगा। तो आंसर है ये 99% जो है ये सेम होता है और 1% जो है वो अलग होता है, ठीक है ना। 1% अलग होता है। बायोलॉजी स्टूडेंट को तो यह पता होना चाहिए इसके बारे में। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन, तो ये दो ऐसे थ्रेड हैं जो अभी आपको दिखाए गए हैं। अब बात ये आती है कि क्या प्यूरिन और पायरिमिडीन इतना इसी तरीके से होते हैं? ये तो हम इजी करने के लिए इसको बनाते हैं, लेकिन जो सच्चाई होती है वो कुछ ये होती है, बी एस पी, ठीक है। फिर से बी एस पी, यहाँ भी बी एस पी, बी मीन बेस, एस मीन शुगर, पी मीन फॉस्फेट, और ये आपकी पूरी लाइन किसकी बन गई, प्यूरिन की बन गई, ठीक है। इस प्यूरिन लाइन जो कि प्यूरिन की है, और इस तरीके से मैं दूसरा बना रहा हूँ बी एस पी, यहाँ भी बी एस पी, और यहाँ भी बी एस पी। अब यहाँ बेस कौन सा है? देखो बेस हमने अभी अभी कल के डायग्राम में सीखे थे। जो बेस हैं यहाँ पे वो कौन कौन सा है? जैसे यहाँ मान लो बेस है एडेनिन, एडेनिन एक बेस होता है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका थायमिन, ठीक है। तो ये बेस होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल,
ये सारे बेस होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये बेस हटाऊं और इनके रियल बेस नाम लिखूं तो ये ग्वेनिन है और इसका साइटोसिन बेस होगा। फिर से अगर मैं लिखूं ये एडेनिन है तो इसका थायमिन बेस होगा। इस तरीके से तो प्यूरिन की लाइन है और ये कौन सी है, पायरिमिडीन की लाइन। ठीक है, मैं ज्यादा बायोलॉजी की डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री है हमारा पोर्शन। अच्छा, इस पूरी लाइन को आपस में जोड़ता कौन है, जो जोड़ता है उसको बोलते हैं फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर BSP इस तरीके से जुड़ा होता है, BSP इस तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, ये भी आगे किसी ना किसी से जुड़ा होगा। तो ये धागा जो बनता है ना, वो धागा इस तरीके से आपका बनता है BSP का। ये नहीं कि आपने दिखा दिया ये धागा हो गया आपका, ये नॉर्मल थ्रेड हो गया, तो आपने ओवरव्यू दिखाया, डीपली ये कुछ ऐसा होता है। ये धागा ऐसा चलता रहता है, जैसे BS फिर से P और फिर से ये धागा यहाँ पर इस तरीके से चलेगा, जैसे BSP फिर से यहाँ पर BSP फिर से BSP और ये आपस में ऐसे ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे थ्रेड बनती है कुल मिला के। ठीक है, बहुत आसान है, अभी आप समझ में आ जाएगा आपका कैसे क्या है। अब एक BSP को दूसरे BSP से अगर कोई जोड़ रहा है, ये BSP है और इसको इससे कोई जोड़ रहा है, तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये हमारा तीसरा बॉन्ड है और तीसरी लिंकेज है, बड़ी खास लिंकेज है, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, इसी का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एक BSP को दूसरे BSP से देखो लिंक कर दिया इसने। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और इस पूरी हिस्से को का ही नाम होता है क्या, चेन का क्या नाम होता है, न्यूक्लियोटाइड। ये होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड ये भी है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनता है, BSP, तीन चीजों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। और अगर दो हिस्से ले लोगे B और S तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यहाँ भी किससे ज्वाइन करोगे आप इसको, ये P आगे किसी से ज्वाइन है, ये से ज्वाइन है, ये से ज्वाइन है। तो शुगर जो है वो फॉस्फेट से इस तरीके से लिंक होता है और एक BSP दूसरी BSP जो चेन से ऐसे लिंक होते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेड बन गया आपके प्यूरिन और पायरिमिडीन के। बड़ा सिंपल। अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे की स्टोरी क्या है। इससे आगे की स्टोरी है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसी के बारे में बात हो रही थी। तो क्वेश्चन है, तीसरी लिंकेज है इस चैप्टर की, उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज और बड़ी खास लिंकेज है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है ना, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एग्जाम में आने लायक है। तो इसी को अब हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। हम इससे पहले तीन लिंकेज पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। इससे पहले हमने अमाइड लिंकेज भी पढ़ ली है, अमाइड लिंकेज पढ़ ली है, और इससे पहले हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पढ़ चुके हैं। ये होती है किसके, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो मोनोसैकेराइड को ज्वाइन करती है, लाइक ग्लूकोज 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 फ्रक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज। ठीक है, अमाइड लिंकेज किसको ज्वाइन करती है, दो एमिनो एसिड को ज्वाइन करती है। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं अमाइड लिंकेज, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अब जो आ रही है ये है आपकी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये करना है BSP। ठीक है, और दूसरा एक और BSP। अब आपको ये ज्वाइन करके दिखाना है, यानी BSP। चलो अब इसको एलेबोरेट करते हैं। BSP में बेस होता है, B यू नो वेरी वेल बेस। तो बेस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये तीसरी कहानी है, और इसको भी अगर आपने सीख लिया तो आपने सभी कुछ सीख लिया। देखो, बेस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से, ये है आपका बेस। मैं कोशिश करूंगा बड़े आसानी से आपको समझाया जा सके। ये इसको इतना लिख दो, बेस, कोई गलत नहीं करेगा, ये बेस हो गया। ठीक है, अब ये जो बेस है ये किससे लिंक है, ये तो बेस हो गया। ठीक है, अब ये किससे लिंक है, शुगर। तो शुगर को आप कैसे बनाओगे, शुगर को आप ऐसे बना सकते हो, बड़ा नॉर्मल, पेंटोज शुगर होता है इसका पूरा नाम। पूरा अच्छी तरीके से डायग्राम बनाता हूँ, पेंटोज शुगर, इसको नॉर्मली ऐसे। अब मैं पूरा यहाँ कार्बन कार्बन दिखाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बड़ा नॉर्मली 1 2 3। कई बच्चे ये भी सोचते होंगे पेंटोज नाम तो ले लिया लेकिन 5 कार्बन तो दिखाई नहीं दे रहे, तो कार्बन नंबर 1 2 3 1 2 3
4 and this CH2 is कार्बन नंबर 5। ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा, ये किससे लिंक करना है? ये आपको फर्स्ट कार्बन से लिंक करना है। कौन सा? बेस। तो रिप्रेजेंटेशन ध्यान से एक बार देख लोगे तो अपने आप बना भी दोगे। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो कि ये बॉन्ड जो है वो बेस से लिंक है। ठीक है, ये यहाँ मैं बेस बना रहा हूँ, ये बॉन्ड जो है वो इस बेस से लिंक है। लो भाई, ये हो गया आपका लिंक। ठीक है, ये बॉन्ड इसका यानी C1 कार्बन से लिंक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब B बन गया और आपका जो ये है S भी बन चुका है। ठीक है, अब बात आती है फॉस्फेट बनाने की। तो देखो किस तरीके से हम इस फॉस्फेट को बना सकते हैं। ये फॉस्फेट बनाने का तरीका है। फॉस्फेट सभी को पता है क्या होता है, पहले पढ़ा होगा। ये होता है PO4 3 नेगेटिव। तो बस इसी से अंदाजा लगा लेना 4 ऑक्सीजन होने हैं। तो जाहिर सी बात है एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी सारे सिंगल ही होंगे। आपने पढ़ा है ये केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में। ठीक है, अब ये नेगेटिव है क्योंकि PO4 3 नेगेटिव होता है। यहाँ नेगेटिव मत लगाना क्योंकि ये ज्वाइन हो चुका है इस वाले कार्बन से, CH2 से। क्लियर? तो ये आपका BSP बन गया। दिस इज योर बेस, दिस इज योर सुगर, राइट? दिस इज योर सुगर एंड दिस इज योर फॉस्फेट। अब ऐसा ही कुछ नीचे बनाओ जैसे हमने ये तीनों को बनाया है 1 2 3। अब ऐसा ही नीचे बना दो बस। ठीक है, कैसे बनाओगे? तो ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि शुगर से फॉस्फेट का लिंक है, शुगर से फॉस्फेट का लिंक है, तो ये शुगर है। इसी के नीचे मुझे फॉस्फेट बनाना पड़ेगा ताकि मैं लिंक को दिखा पाऊं। तो P यहाँ आप लिख सकते हो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव हो जाएगा। बट ये क्योंकि लिंक है तो ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि क्या बताया जाता है किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। 2 बॉन्ड होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा। अगर 2 बॉन्ड लगा दिए तो अब कोई साइन नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही है 11th क्लास है, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये जो मैंने ये बनाया है फॉस्फेट, ये किससे है? ये नीचे वाले शुगर से लिंक है, और नीचे वाले शुगर से लिंक ऊपर वाले से 3 एंड पे आपको जोड़ना है ये। ठीक है, तो मैं दूसरा एंड बना दूं, C3 कार्बन को भी नोटिस किया गया है। अब इसको आपको शुगर से जोड़ना है, तो शुगर से जोड़ने का बिल्कुल वही तरीका जो यहाँ था, ऊपर था। चलो भाई खेलते हैं फिर से इसके साथ। ये CH2 है और ये इसका बॉन्ड ऐसे आएगा, तो जाहिर सी बात है ये आपका शुगर ऐसा बन जाएगा। ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है। बन गया। और आपका बाकी एज इट इज पोर्शन बनाना है, और ये आपका पोर्शन फिर से उसी तरीके से बेस से लिंक दिखाना है आपको। ये आपका वही बेस है। तो मैं थोड़ा सा पूरा अच्छी तरह दिखा देता हूँ। ये आपकी जो पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड phosphodiester linkage. This linkage is called क्या? phosphodiester linkage। इसी को कहते हैं phosphodiester linkage। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, और एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाओगे कैसे कैसे है। अब मैंने यहाँ C1 कार्बन जो कि बेस से कनेक्टेड है, C3 कार्बन जो कि इससे कनेक्टेड है। मुझे तो बस इतना बता दो, फॉस्फोडाइस्टर जो लिंकेज है, ये फॉस्फोडाइस्टर जो लिंकेज है जहां पर ये फॉस्फेट है वो शुगर पे किस किस कार्बन से लिंक है? चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि जो ये बीच वाला फॉस्फेट है वो शुगर के किस किस कार्बन से लिंक है, किस किस कार्बन से लिंक है। एक आंसर आया है और वो है रुपेश का। वेरी गुड रुपेश। तीसरे और 5th कार्बन से, बिल्कुल सही बताया। देखो एक कार्बन तीसरा है और एक कार्बन ये कौन सा है? ये आपका है 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका 3 5 लिंकेज बताई जाती है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। वही BSP वही आपका यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये और ये BSP। बस ये जिसने इन 6 कंपाउंड को, इन 6 पॉइंट को इन 6 पॉइंट से लिंक करके देख लिया तो वो समझ गया सारा खेल। देखो BSP
राइट, BSP। तो BSP क्लियर। यहाँ देखो BSP, तो यहाँ भी BSP। बस ये 6 पॉइंट है, जिसने 6 को इंटरलेट कर लिया और 3 डैश 5 डैश का ध्यान रखा बीच में, तो वो इसको 2 मिनट में बना देगा, बहुत इजीली बना देगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। डेफिनेशन, न्यूक्लियोटाइड आर joined together by phosphodiester linkage between 5 dash 3 dash carbon atom of pentose sugar and form single strand of DNA। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसका, एक स्टैंड होता है प्यूरिन, एक स्टैंड पायरिमिडिन, तो ये सिंगल स्टैंड बन जाता है इसका डीएनए का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आया होगा समझ में, और बड़ा सिंपल है, आप एक बार जरूर घर पे ट्राई करना। ठीक है, ये बड़े आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले क्या था, बेस था, फिर पेंटोज बेस का जो ये हिस्सा है ये किससे जुड़ा हुआ था, पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ था। तो ये जहां पर ये जुड़ा हुआ है इस तरीके से इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे बॉन्डेड दिखाना, फिर 1 2 3 राइट। और फिर यहाँ पर आपका आता है CH2 जो कि बॉन्डेड है किससे, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव नेगेटिव। तो बड़ा सिंपल है, देखो हो गया। अब आपको 3 डैश का ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5। तो लो भाई आ गया 3 डैश, 3 डैश आ गया, इसी को पकड़ लो। यहाँ ऑक्सीजन है तो ये ऑप्शन किसकी है, फॉस्फेट की है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब ये जो ऑक्सीजन है ये 3 डैश आ गया तो 5 डैश से कनेक्ट होगा। अब 5 डैश क्या था आपका, 5 डैश तो आपका था CH2, तो CH2 को ले लो भाई, हो गया काम खत्म। 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये आ गया इसका, और ये फिर से आपका बेस। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये बहुत इजीली आपके सामने आ जाएगा आंसर। तो ये आपका फॉस्फोडाइस्टर का डायग्राम है। सभी डायग्राम में आपको नहीं बोल रहा, आपको मैं माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज किसी के डायग्राम याद नहीं करने, पूरे बायोमोलिक्यूल में कुछ डायग्राम याद नहीं करने, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ मत देना। दिस लिंकेज इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये यहाँ तक होती है खत्म फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब जो आता है अगला और बड़ा खास क्वेश्चन जिसका नाम है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट या फिर राइट द डिफरेंस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस। राइट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बताओ किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो भाई डीएनए का काम क्या होता है और आरएनए का काम क्या होता है, क्या कोई मुझे चैट सेक्शन में बता सकता है आरएनए का काम क्या होता है। मैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों डिफरेंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करेंगे, तो ये है आपका आंसर में स्ट्रक्चरल डिफरेंस डीएनए और आरएनए का। चलो, तो मेरे पास 2 आंसर आए हैं। डीएनए और आरएनए का में से आरएनए का फंक्शन बताओ भी, किसी को पता है आरएनए का एक फंक्शन, आरएनए का एक फंक्शन, बायोलॉजी, रिया वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ठीक है, और रुपेश प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल सही है। तो डीएनए क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। आपके फादर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं, आपकी मदर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं, ये बात सच है। आपके अंदर आपके दादा दादी, नाना नानी, फादर मदर में से किसी ना किसी के कैरेक्टरिस्टिक जरूर होंगे। ठीक है ना, वो जो घरों में बोलते हैं ना कि इसकी आंख इसके दादा पे गई है, नाक नानी पे गई है, वगैरह वगैरह, या फिर इसका नेचर तक
नेचर तक भी मैच हो जाता है। ये बात सच है, डीएनए यही बात बोलता है। तो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या है, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा इट कंटेन साइटोसिन एंड थायमिन। ये बात सच है। देखो, प्यूरिन और पायरिमिडिन दो बेस मैंने बताए थे, आपको याद होगा। प्यूरिन के अंदर होता है एडेनिन और थायमिन, और पायरिमिडिन के अंदर जो होता है वो ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अभी यूरेसिल एक्स्ट्रा क्यों है, सोचो। मैं प्यूरिन और पायरिमिडिन की बात कर रहा हूँ। ये जो यूरेसिल है ये आपका होता है किसके अंदर, आरएनए के अंदर। यानी अगर मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊं, जो बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं है उनके लिए तो ये भी एक रहस्य वाली बात है। देखो, प्यूरिन के अंदर क्या होता है, प्यूरिन के अंदर ये होता है एडेनिन और थायमिन, और पायरिमिडिन के अंदर क्या होता है, पायरिमिडिन के अंदर यहाँ होता है ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब देखो, डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रॉपर ऐसा बताऊंगा, कभी भूलोगे ही नहीं। डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए के अंदर ये दोनों होते हैं और ये दोनों होते हैं। ठीक है। अब आरएनए के अंदर क्या क्या होता है, आरएनए के अंदर ये दोनों भी होते हैं, ये दोनों तो होते ही होते हैं, लेकिन ग्वानिन के साथ साइटोसिन की जगह क्या हो जाता है, यहाँ साइटोसिन और यूरेसिल चलते हैं। ठीक है, यहाँ साइटोसिन और यूरेसिल चलते हैं, यहाँ ग्वानिन नहीं होता आरएनए में। ठीक है। तो उम्मीद है ये देखकर तो बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। अब तो खैर कुछ रहा ही नहीं इसमें, अब तो हम सीधा सीधा लिखते हैं डीएनए में क्या क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, साइटोसिन इट कंटेन एडेनिन, थायमिन। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बताऊंगा। एडेनिन तो यहाँ होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब इतनी मेहनत से इतना एक्सप्लेन किया तो पूरा होना चाहिए। एडेनिन का कनेक्शन एडेनिन प्यूरिन का है और थायमिन पायरिमिडिन का है, बिल्कुल। ग्वानिन प्यूरिमिडिन का है, साइटोसिन यहाँ का है, लेकिन यहाँ यूरेसिल भी होता है। ठीक है। तो यूरेसिल आरएनए में यूज करते हैं। तो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, डीएनए में क्या क्या हो गया, डीएनए में ए और जी एज ए प्यूरिन हो गया, और पायरिमिडिन में क्या हो गया, टी एंड सी। लेकिन आरएनए में क्या हो गया, इसमें ये दोनों तो हुए हैं। ठीक है। लेकिन आरएनए में आपका थायमीन की जगह मुझे ये बोलना चाहिए था, क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो इसमें ये दोनों होते हैं आरएनए। उम्मीद है रेड कलर और ब्लू कलर आपको समझ में आया होगा क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। डीएनए के अंदर दो होते हैं, आरएनए के अंदर ये दो, और सीयू अगेन। तो कंटेन, डीएनए के अंदर क्या क्या कंटेन हो गया भाई, ये दोनों चीज तो हम लिखेंगे नहीं, ये तो दोनों में ही होती हैं, तो इन दोनों में से डिफरेंस सामने आएगा। ठीक है ना। तो डीएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं, टी एंड सी, कंटेन टी एंड सी, थायमिन एंड साइटोसिन। लेकिन यहाँ पर थायमिन नहीं होता, इट कंटेन यू एंड सी, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, थायमिन नहीं होता इसमें। आगे चलते हैं, नंबर थर्ड डिफरेंस क्या है, इट इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो जीन थेरेपी जो होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं जीन थेरेपी अगर इसमें परफेक्ट हो जाए तो इसी से कैंसर की दवाइयां बनती है, जीन थेरेपी से। ठीक है। अब हम चलते हैं फंक्शनल डिफरेंस की तरफ। फंक्शनल डिफरेंस, तो अब फंक्शनल डिफरेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो यहाँ लिखेंगे इट कंट्रोल हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, हेरिडिटी ट्रांसमिशन। ठीक है। कई जो बीमारियां हैं वो जेनेटिकली होती है, अगर फादर को है तो मदर को भी होती है।
इसमें अभी कुछ स्टडीज में बताया गया है ब्रेस्ट कैंसर ये भी जेनेटिकली पॉसिबल बताया गया है। चांसेस होते हैं कि इसमें जेनेटिकली अगर उस मदर में है तो उसमें भी होने के चांसेस होते हैं, ये भी जेनेटिकली है। तो टाइम रहते क्योर हो जाए, और जो कि होते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं आरएनए, जैसे कि रिया ने बताया था। नंबर 5, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। अब जैसे अभी अभी आपने जुरासिक पार्क देखी हो मूवी, तो उसमें बताते हैं कि फ्रॉग का डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया गया एक, और उससे एक अंडा बनाया गया डायनासोर का, ठीक है ना। तो ये डीएनए, दो सिमिलर डीएनए को रेप्लिकेट करवाते हैं, ये बहुत थेरेपी चली हुई है। और जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज हैं उनमें ऐसा बहुत करते हुए दिखाया गया है। स्पाइडरमैन करके एक मूवी है, उसमें लिजार्ड, उसमें जो छिपकली है उसकी जो पूंछ है उसका डीएनए रेप्लिकेशन का यूज किया ताकि उसका जो जो विलेन है उसका हाथ रीजनरेट किया जा सके। मीन सोच जो है वो कमाल की है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन होना अभी बाकी है, बट सोच बड़ी कमाल की है। जैसे छिपकली जो है उसकी पूंछ कट जाए तो उसकी पूंछ को रीग्रोथ अपने आप कर लेती है वो, ठीक है ना, कट जाए। हालांकि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं कर सकता, तो ये तो एक रहस्य है, ठीक है ना। कोई एनिमल ऐसा नहीं कर सकता, प्लांट कर सकते हैं, प्लांट की अगर एक ब्रांच टूट जाए तो वो रीजनरेट। तो उस मूवीज में कुछ ऐसा दिखाया गया है मूवी में कि क्यों ना एक जैसे छिपकली का डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन की हेल्प लेके, जीन थेरेपी की हेल्प लेके उसको इंसानों में भी अप्लाई किया जाए कि इंसानों का कोई कटा हुआ हिस्सा, हाथ पैर जो भी है, तो वो रीजनरेट होके दोबारा से फॉर्म हो जाए। तो वो जो सोच है वो कमाल की है, वही उनकी सोच के ही बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। इट डू नॉट रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट नहीं होता, ये रेप्लिकेट नहीं होता क्या, आपका आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होती। तो हेरिडिटी ट्रांसमिशन, ठीक है ना, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फादर या मदर के किस तरीके से ऑफस्प्रिंग में। कई बार ये अगर बात सच है कि फादर जीनियस है तो बेटा जीनियस हो सकता है, यस, साइंस तो यही बोलती है, साइंस यही बोल रही है कि डीएनए में हेरिडिटी ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन, ये बात सच है। और ये नहीं है कि अगर फादर जीनियस है तो बेटा जीनियस होना ही चाहिए। यार अकेला फादर जिम्मेदार नहीं है, मैंने अभी भी बताया था, दादा दादी नाना नानी मदर फादर, ये 6 बंदे हैं मोटे मोटे तौर पे। हालांकि परदादा परदादी का भी एक छोटा सा रोल होता है, जॉर्ज मेंडल ने तो ये भी बताया, बट मेनली ये 6 बंदे हैं, ठीक है। सोचो आपका फादर जीनियस है, हाई लेवल जीनियस है आपके फादर, ठीक है, और आप क्या निकलते हो, सन क्या निकल गया, एक नंबर का चोर, ड्रग्स लेने वाला, नशा करने वाला। तो सारे यही कोसते रहते हैं जिंदगी भर कि देखो इसका फादर देखो कितना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा जीनियस है, लेकिन बच्चे का दिमाग देखो कितना बकवास दिमाग है, इस पे 12th क्लास भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही, इसकी परसेंटेज अच्छी नहीं। बेचारा बच्चा क्या करे, क्या करे उसका बच्चा, वो उसके कैरेक्टर कहाँ के आए हैं, उसके कैरेक्टर आगे उसके दादा के, दादा भी अपने जमाने में ऐसा ही था, ठीक है ना। तो दादा के कैरेक्टर आ रहे हैं उसके अंदर, और हम उसको कोस रहे हैं कि वो बच्चे के अंदर क्या खराबी होगी, उसके फादर इतना बड़ा जीनियस है लेकिन बच्चा ऐसा क्यों हो गया, उसके कैरेक्टर तो दादा के आगे, ठीक है ना, नाना के आगे। तो इस तरीके से अभी ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके उसके जीनियस के लेवल पे। तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना की जाए कि फादर जीनियस है तो बेटा भी जीनियस होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फादर के कैरेक्टर आए उसके अंदर, डोमिनेंसी रही, तो वो जीनियस होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल होगा। अभी हमारे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, नाम तो मैंने नहीं लूंगा, उनके दादाजी उनके फादर दोनों जीनियस हैं, और उनके फादर का जो सन है, 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों कमाल के जीनियस लेवल के, ठीक है ना। इतने जीनियस के लेवल के हैं कि एक तो डीटीयू में है और एक बी टेक कर रहा है, और वो भी कोई छोटी मोटी बी टेक नहीं,
IIT से बीटेक कर रहे हैं, दोनों जीनियस है, उनके दादाजी जीनियस थे, फादर। यस, अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, अब प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। और नाना नानी भी अगर जीनियस है तो भाई साहब फिर तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई जीनियस होने की, ठीक है ना। अब इसीलिए तो जो आमतौर पर इंडियन कल्चर में जो रिश्ते करवाए जाते हैं वो इसीलिए करवाए जाते हैं कि मम्मी जो है वो बहुत, मतलब जो वाइफ है वो भी जीनियस हो, फादर है वो भी जीनियस हो, तो जो बच्चे हैं चांसेस हो दादा दादी नाना नानी सभी एक पढ़ी लिखी फैमिली के साथ हो तो वो चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बात सच है, साइंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। और आगे चले तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगला क्वेश्चन है अब, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो एक है इसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, हालांकि मैंने बताया था प्यूरिन और पायरिमिडिन की जो चेन होती है ना, DSP के बीच में जो बॉन्डेज होती है, लिंकेज होती है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जिसे कहते हैं, तो वो जो लिंकेज है वो न्यूक्लियोटाइड में बताई थी मैंने किससे मिलकर बनता है, ये DSP से मिलकर बनता है। ये किससे मिलकर बनता है, ये सिर्फ B और S से मिलकर बनता होता है, इसके अंदर फॉस्फेट नहीं होता। तो मैं रीड कर रहा हूँ न्यूक्लियोसाइड को पहले। भाई न्यूक्लियोसाइड है द मॉलिक्यूल इन विच वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस इज बॉन्डेड विद शुगर मॉलिक्यूल, यानी B और S इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप, जब कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए किस पे, न्यूक्लियोसाइड पे। न्यूक्लियोसाइड क्या था, BS था, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वो कह रहा है व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियोसाइड द कंपाउंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, इसको बोलेंगे कंपाउंड को न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अगर फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड पर अटैच हो जाए तो। ये था आपका। ओके, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ RNA आर प्रेजेंट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ RNA आर प्रेजेंट। टाइप ऑफ RNA 3 तरह के होते हैं, एक mRNA से बोलते हैं मैसेंजर RNA, tRNA ट्रांसफर RNA, और एक होता है आपका rRNA राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो राइबोसोमल, ट्रांसफर, मैसेंजर RNA, ये 3 तरह के RNA होते हैं। ओके, नेम द लोकेशन वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द बॉडी, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द बॉडी, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर दो। नेम द लोकेशन वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द बॉडी, चैट सेक्शन में प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में कहाँ होती है। वेरी गुड विपिन, भानु बिल्कुल ठीक है, राइबोसोम पे ही क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। रुपेश, राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वेरी गुड। विच बायोमोलिक्यूल एक्ट एज कैटलिस्ट, एक ऐसे बायोमोलिक्यूल का नाम बताओ जो एक्ट करता हो कैटलिस्ट की तरह। नेम विच बायोमोलिक्यूल एक्ट एज कैट, बायोमोलिक्यूल कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, क्या पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें से कोई ऐसा नाम बताओ जो किसकी तरह काम कर सकते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो आंसर है आपका प्रोटीन होते ही कैटलिस्ट है। तो पूरा प्रॉपर बोलोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। विच बायोमोलिक्यूल एक्ट एज कैटलिस्ट, आंसर है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये एक्ट करता है किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मेंशन देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर बायोमोलिक्यूल होते हैं इन न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड आर बायोमोलिक्यूल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये कल की क्लास में हमने किया था, न्यूक्लिक एसिड के बारे में उन्होंने पूछा है। तो वो आंसर में क्या दे रहे हैं, आंसर में दे रहे हैं वो न्यूक्लिक एसिड ये बायोमोलिक्यूल होते हैं,
फाउंड इन लिविंग सेल में मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं इंसान के अंदर। पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इसके फंक्शन बताना है, इंपोर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। नंबर 1 डीएनए का ही फंक्शन बता दो। डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अच्छा, आरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रोजिन इन ब्लड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रोजिन इन ब्लड में फाइब्रोजिन का क्या फंक्शन है। तो क्या है, इट हेल्प इन प्रोटेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, इट हेल्प इन प्रोटेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। अच्छा, कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, नेम द विटामिन। अगर किसी के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही ना, तो ब्लड लगातार निकलता ही रहेगा। कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार है। वेरी गुड रोहित, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार है। आप और ये फाइब्रोजिन का भी सेम वही फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक की थी आज की आपकी एक क्लास, ठीक है। और अभी मैं केमिकल टेस्ट की जो क्लास है, केमिकल टेस्ट जो होंगे आपके सारे केमिकल टेस्ट की 2 वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उनको जरूर देख लेना। चैप्टर नंबर 10 के और चैप्टर नंबर 12 के दोनों के केमिकल टेस्ट एक साथ आपको दिखाई देंगे इसमें, इस क्लास में, ठीक है। फिर अगली क्लास में चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 दोनों के केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, तो केमिकल टेस्ट जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।